kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we're going to discuss chapter number 5 which is pastoralist in the modern world, and आज का जो session है वो है session number 5. So we're going to discuss colonial rule and pastoral life. These Forest Act changed the lives of pastoralists. They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. तो हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो डिस्कस किया था सेशन नंबर 4 में, और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेशन में. तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट थे उन्होंने जो लाइफ थी पैस्टोरलिस्ट की वो बिल्कुल चेंज कर दी, क्योंकि अभी उनको प्रिवेंट किया जा रहा था फ्रॉम एंटरिंग दोज फॉरेस्ट जहाँ पे वो पहले आराम से जा सकते थे, एंड दे हैड नोबडी telling them that they cannot do that or do this, but अभी फॉरेस्ट एक्ट बन गया था जिससे कि उनका एंटर करना ही वहाँ पे प्रोहिबिट हो गया था. एंड दैट इज़ वाई उनको अपने कैटल के लिए जो फूड है एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज दे यूज टू फुली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. उनकी लाइफ जो थी पूरी तरीके से चेंज हो गई. Even in the areas they were allowed entry, their movement were regulated. They needed a permit for entry. तो even in the areas जहाँ पे उनको allow किया गया entry, वहाँ पे वो कर सकते थे, वहाँ पे भी उनका जो movement था वो regulated था, और उनको they needed a permit even for entering the forest. They needed a permit. तो इतना ज़्यादा Forest Act ने हर चीज़ को इतना control कर लिया कि even for entering the forest, pastoralists they have to have a permit for that. The timing of their entry and departure was specified, and the number of days they could spend in the forest was limited. So not only that they needed a permit, इसके अलावा भी जो टाइमिंग थी एंट्री की एंड डिपार्चर की वो भी स्पेसिफाइड थी. सो वी कैन सी कि कितना ज़्यादा कंट्रोल था उनके ऊपर जो कॉलोनियल रूल है उस टाइम में, एंड जो नंबर ऑफ डेज वो स्पेंड कर सकते थे फॉरेस्ट में वो भी लिमिटेड था. तो एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कॉलोनियल रूल, एंड एक्ट ने जो किया वो उनकी एंट्री एग्जिट सबको ही कंट्रोल किया, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ डेज जो वहाँ वो बिता सकते थे. Pastoralists could no longer remain in an area even if forage was available. The grass was succulent and the undergrowth in the forest was ample. तो जो pastoralists थे वो अब किसी भी एरिया में अपनी मर्जी से वो वहाँ नहीं रह सकते थे. Even if the food was available, even if they wanted to do whatever they wanted to do, वो नहीं कर सकते थे, because everything was now controlled by the act. तो फिर अगर वो कुछ भी ऐसा करते जो अलाउड नहीं था, that was illegal. तो उनका सारी चीज़ें अब कंट्रोल कर दी गई थी, because जो कॉलोनियल रूल था उसमें लोगों को जो टिम्बर चाहिए था फॉर देयर ओन यूज़, सो दैट्स वाई दे वांटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट दैट. They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives. Now उनको move करना पड़ा because जो forest department के permit थे जो उनको इशू किए गए थे ना उनकी लाइफ्स को रूल कर रहे थे, बिकॉज इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग उनमें रूल्स थे, एंट्री एग्जिट एंड ऑल दैट, कि उनकी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था. The permits specified the periods in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. तो परमिट ये स्पेसिफाई करता था कि क्या किस पीरियड में वो रह सकते हैं फॉरेस्ट में लीगली, वो अलाउड थे फॉरेस्ट में रहना. सो एवरीथिंग वाज स्पेसिफाइड इन दोज परमिट्स, एंड अगर वो ओवरस्टे करते थे तो उनको फाइन देना पड़ता था. Third, British officials were suspicious of nomadic people. They distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in villages, and pastoralists who changed their places of residence every season, moving in search of good pastures for their herds. So, एक और ये रीज़न था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत सस्पिशियस थे नोमैडिक पीपल के, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते हैं. दे कीप ऑन मूविंग वेयर दे आर लिविंग, दे विल मूव. एक सीज़न में वो कहीं और रहते हैं, एंड देन द नेक्स्ट सीज़न दे विल मूव, एंड दैट्स हाउ देयर लाइव्स आर. एंड इसी वजह से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे दे वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल. उनको लगता था कि वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ भी परमानेंट नहीं है. They just keep on moving all the time.
वो डिस्ट्रस्ट करते थे जो मोबाइल क्राफ्ट्समैन हैं या ट्रेडर्स हैं, जो गुड्स जो थे वो विलेजेस में बेचते थे जाके। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि आप घरों में बेचने आते हैं कुछ लोग सामान, मोस्टली वो कुछ जो उसमें से होते हैं वो इसी तरीके से नोमैडिक पीपल होते हैं जो अपना जो क्राफ्ट है उसको बेचने आते हैं। तो जो उस टाइम में जो कॉलोनियल जो ब्रिटिशर लोग थे वो डिस्ट्रस्ट करते थे ऐसे लोगों को जो क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे जो सामान बेचते थे अपना विलेजेस में, एंड जो पैस्टोरलिस्ट थे जो अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज करते रहते थे एवरी सीजन, एंड वो हमेशा वहाँ जाते थे जहाँ उनके जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूड अवेलेबल हो। The colonial government wanted to rule over a settled population. They wanted the rural people to live in villages in fixed places with fixed rights on particular fields. Such a population was easy to identify and control. So जो colonial government थी वो ये चाहती थी कि एक settled population हो, so that they know what somebody is doing and they can control easily. ऐसी population को control करना बहुत easy होता है because nobody is going to move, कोई इधर से उधर नहीं जा रहा है। तो they wanted to rule over a settled population and that's why they didn't like nomadic people because वो एक जगह कभी रहते नहीं थे। they wanted to rule कि जो लोग हैं villages में रहते हैं वो fixed वहीं पे रहें, fixed right हो, उनके particular fields हों, तो everything should be fixed, so that's what they wanted। इसीलिए उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट था जो नोमैडिक पीपल हैं उनके ऊपर, पैस्टोरलिस्ट लोगों के ऊपर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था बिकॉज दे कीप ऑन मूविंग सीजन्स में। जो इस तरह की पॉपुलेशन होती है जो एक सेटल्ड रहती है एक जगह एंड दे हैव फिक्स्ड जॉब टू गो, वो वहीं पे जाते हैं एवरी डे एंड आ जाते हैं, दैट्स हाउ सारी जो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत फिक्स्ड रहती हैं। वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जो उनका थोड़ा भी हटके हो, कोई भी चीज़ डिफरेंट हो। तो इस तरीके का लोग चाहते थे जो कॉलोनियल रूल में थे, तो उनको लगता था जो ब्रिटिशर्स थे कि इस तरीके के लोग हों, देन दैट इज़ द बेस्ट फॉर देम। एंड क्योंकि ये पॉपुलेशन जो होती है बहुत ईजी होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। Those who were settled were seen as peaceable and law-abiding. Those who were nomadic were considered to be criminal. तो जो लोग एक जगह रहते थे जो settled थे उनको ये समझा जाता था कि they are law-abiding and peaceful लोग हैं, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे एंड हमेशा जो लॉ है उसके हिसाब से they will abide everything जो उनसे बोला जाएगा। एंड देन देयर आर नोमैडिक पीपल जो फिर एक जगह रहते नहीं हैं, तो जो नोमैडिक पीपल हैं उनको फिर क्रिमिनल माना जाता था कि ये समझा जाता है कि ये दे आर नोमैडिक जस्ट बिकॉज दे आर क्रिमिनल, तो ऑल द नोमैडिक पीपल विल बी क्रिमिनल। तो ऐसा समझा जाता था कि ये इसीलिए नहीं रह रहे हैं बिकॉज उनको कुछ भी गलत काम करके देन दे विल मूव फॉरवर्ड। तो इसी वजह से जो कॉलोनियल रूल था उसमें ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते थे बिकॉज दैट वाज द माइंडसेट ऑफ ब्रिटिशर्स। उनको लगता था कि ये लोग ट्रस्ट करने लायक नहीं हैं। In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. By this act, many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes. In 1871, colonial government जो है उसने इंडिया में एक criminal tribes act को पास किया। तो they went इतना ज़्यादा आगे चले गए कि उन्होंने एक एक्ट जो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट उसको भी पास कर दिया। एंड इस एक्ट से बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी क्राफ्ट्समैन की, ट्रेडर्स की, पैस्टोरलिस्ट की, उनको क्लासीफाई किया गया एज क्रिमिनल ट्राइब्स। तो उनको क्रिमिनल ट्राइब पूरा करार कर दिया गया एंड वो एक्ट बना दिया गया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एंड उन सबको ये एक टैग ही दे दिया गया कि वो लोग क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. Now, जब ये एक्ट आ गया, जब ये एक्ट लागू हो गया, when it came into force, तो फिर ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनको ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो एक ही जगह रहें एंड इन द नोटिफाइड जो विलेज सेटलमेंट्स हैं वहीं पे रहें। सो दे कैन नो लॉन्गर मूव देयर एरिया एंड वो अलाउड नहीं थे कि मूव आउट हों जब तक उनको कोई भी परमिट नहीं मिला है। सो दिस इज़ हाउ उनकी लाइफ्स को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया गया।
Fourth, to expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. So tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods and even on animals. तो now अपना जो टैक्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनकम जो है उसको बढ़ाने के लिए colonial government ने सारी चीज़ें की. So they were just looking for everything जहाँ पे वो टैक्स लगा सके. तो पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन जो था वो हर चीज़ में they were trying to do that. सो टैक्स जो था वो इम्पोज किया गया लैंड पे, कैनल वाटर पे, सॉल्ट पे, ट्रेड गुड्स पे, जितने भी ट्रेड होते थे गुड्स, एंड इवन एनिमल पे टैक्स लगाया गया. सो इतना ज़्यादा बिकॉज वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते थे, रेवेन्यू इनकम, तो उनको जिस चीज़ पे भी टैक्स लगाने का उनको ज़रा सा भी मौका मिलता था. सो दे हैव पुट टैक्सेस ऑन एवरीथिंग. In the decades between the 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to contractors. So, between 1850 and 1880, उस टाइम में जो राइट टू कलेक्ट टैक्स था कि टैक्स कलेक्ट करने का जो काम था वो ऑक्शन आउट कर दिया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को. सो नो लॉन्गर गवर्नमेंट डायरेक्टली वाज डूइंग इट. उनका जो काम था वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया. These contractors tried to extract as high a tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year. तो now because कि contractors के पास आ गया, so अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई. ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो उन्होंने ट्राई किया कुछ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स है वो रिकवर कर लें, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी पेड टू द स्टेट, वो पे कर चुके थे ऑलरेडी, एंड वो ये भी चाहते थे कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सके वो उतना प्रॉफिट कमा लें. सो दिस इज़ हाउ. अब ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बिकॉज कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ कॉन्ट्रैक्टर्स आर ट्राइंग टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन. ऑलरेडी टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं और उसके ऊपर somebody else is making profit on top of that. By the 1880s, the government began collecting taxes directly from the pastoralists. Each of them was given a pass. By 1880 जो गवर्नमेंट है उसने शुरू कर दिया कि वो टैक्स कलेक्ट कर ले डायरेक्टली पैस्टोरलिस्ट से. तो इस तरीके से वो पैस्टोरलिस्ट से डायरेक्टली टैक्स लेने लगे. ईच ऑफ देम जो थे दे वर गिवन अ पास, तो उन सबको एक पास दिया गया. To enter a grazing tract, a cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. तो grazing tract पे जाने के लिए वहाँ पे cattle herder को they had to show the pass and वहाँ पे tax देना पड़ता था. Number of cattle जितने होते थे जितने उतने ही उनको amount of tax देना पड़ता था. अब वो enter किया जाता था on the pass. तो this is how colonial government tried to control each and every aspect of pastoralism. So that's what we have discussed in this session कि किस तरीके से colonial rule में जो lives हैं pastoralists की वो पूरी तरीके से change हो गई, and how they had to pay taxes, and उनको एक criminal tribe भी बना दिया गया in the act. So that's all we have discussed in this session. Thank you.